नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी संस्थाएं काम कर रही है, कुछ ऐसे एनजीओ काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में बायोडायवर्सिटी को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए, उसके लिए क्या फंडिंग की जाए, लोगों में कैसे अवेयरनेस लाई जाए, देशों की सरकारें जो हैं उनको किस प्रकार से रेस्ट्रिक्ट किया जाए जिससे इन चीज़ों की इलीगल ट्रेडिंग भी नहीं हो। तो इन सब के लिए हमने मुख्य रूप से IUCN की बात की थी, जिसमें रेड डाटा बुक और क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, इनकी विशेष रूप से हमने बात की थी। कुछ प्रजातियां हैं जो रेड डाटा बुक में IUCN जो जारी करता है समय समय पे, उसकी बात की थी। उसके अलावा हमने WWF की बात की थी, जो एक फंड है एक प्रकार से, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए दुनिया भर में फंड प्रोवाइड करवाता है। वो उसकी साइट जो एक समझौता है जिसमें इलीगल ट्रेड जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, तो उसकी भी बात हमने लास्ट क्लास में की थी। और एक ट्रैफिक जो एनजीओ है जो मॉनिटरिंग करता है, देखता है, ये बताता है कि इन्हीं देशों के बीच में बायोडाइवर्सिटी को लेके कोई उनके जो प्रोडक्ट हैं की ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है। तो इनकी बात हमने लास्ट क्लास में की थी। आज हम जो बात करेंगे वो इंटरनेशनल लेवल पे बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्या क्या समझौते किए गए हैं, उन समझौतों की क्या स्थिति है, उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारे इस इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी का जो पूरा सेगमेंट था, उस पूरे सेगमेंट की अंतिम क्लास है। और उस अंतिम क्लास के माध्यम से हम उसको पूरा फिनिश कर देंगे कि क्या हमें पढ़ना चाहिए था। चलो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं आज की क्लास की हम। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो समझौतों की बात या उसकी बात हम करते हैं, तो एक नाम आता है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। जो रियो समिट था 1992, जिसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं, उसकी बात की थी। और उसमें हमने ये कहा था कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जारी किए गए थे, जिसमें हमने ये भी बात की थी कि 3 जो है ऐसे डॉक्यूमेंट भी जारी किए गए थे जिनको आने वाले समय में हमें लीगली बाइंडिंग बनाना है। उसमें ऐसे प्रोविजन करने हैं जो पूरी दुनिया के देश कानूनन रूप से उन बातों को माने। और जिसमें हमने UNFCCC की बात की थी, एक UNCCD की बात की थी, और एक जो है CBD, तो जिसको हमने उस समय में ये बात कही थी कि जब हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। तो कुल मिला के ये जो है वो रियो डी जेनेरियो का एक डॉक्यूमेंट है जो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से हमें बचाना है उससे संबंधित ये CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे कोई भी समझौता हो, वो एक ही दिन में तो तैयार होता नहीं है। उससे पहले उसको लेके कुछ बातचीत होती है या कुछ जो है मीटिंगों का दौर चलता है, और उसके बाद में फाइनल नतीजे पे पहुंचते हैं। नतीजे पे पहुंच के उस समझौते को आगे लाते हैं। तो आपको ये पता होगा कि एक संस्था है UNEP। उस UNEP ने 1989 में एक जो है वो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, और बायोडाइवर्सिटी से जो भी हमें एडवांटेज मिलते हैं उन एडवांटेज का इक्वल और फेयर एडवांटेज सभी को मिले, उसको कैसे लागू किया जाए, तो उसको लेके एक जो है एडॉक वर्किंग कमेटी जो है, वर्किंग ग्रुप जो है, वो बनाया था 1989 में। इन्होंने जो है वो पूरे देशों के साथ बात करके, एक नेगोशिएशन करके, और एक फाइनल डॉक्यूमेंट, एक नतीजे पे पहुंचे। और इसकी मीटिंग जब
नैरोबी में हुई थी। केन्या की राजधानी नैरोबी जो है, नैरोबी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 22 मई 1992 को, तो उससे पहले पहले पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करके यहाँ पे लाके वो डॉक्यूमेंट रख दिए कि साहब बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी का सबको एडवांटेज मिले, अच्छे से एडवांटेज मिले, और उसका जो है वो अनफेयर एडवांटेज कोई न उठाए, इसके लिए हमने एक पूरा दस्तावेज तैयार किया है। और वो जो दस्तावेज है वो एक प्रकार से सीबीडी है। ठीक है, जो मीटिंग थी उस मीटिंग में सहमति बनी, और सहमति बनने के बाद में जब जून में 92 में रियो डे जेनेरियो सम्मेलन हुआ था, और वो हुआ था जून में, तो जून में जब रियो डे जेनेरियो सम्मेलन में इसको जो है वो प्रेजेंट किया गया, सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया कि सभी कंट्री जो है उस पर सिग्नेचर करे। इस पे जो सहमति पहले ही बन चुकी है, तो हमें इस पे सिग्नेचर करके इस बात को और आगे बढ़ाना है। तो सिग्नेचर का एक टाइम दिया जाता है, एक कंडीशन डाली जाती है, और वो कंडीशन जो पूरी हुई वो 19 दिसंबर 1993 को हुई। तो कुल मिला के जैव विविधता को बचाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अभी आज भी जो है वो है सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है या समझौता है, ये इसको जो फाइनली सभी देशों ने एक प्रकार से जो स्वीकार किया था वो 22 मई को किया था। इसलिए पूरी दुनिया में 22 मई को जो है वो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो कभी भी ये पूछा जाए बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, फिर तो हम कहेंगे 22 मई। 22 मई को क्यों किया जाता है? क्योंकि साहब इसमें नैरोबी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें सीबीडी को स्वीकार किया था कि हाँ साहब हम सीबीडी जो है उस पर आगे काम करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे, उसको स्वीकार किया गया था इस वजह से। और फिर इसको जब रियो डी जेनेरियो में लाया गया, सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया, कंडीशन पूरी हुई, पूरी जब हुई तब 29 दिसंबर 1993 से ये इफेक्टिव हो गया, लागू हो गया। तो कई जगह ये भी मिलता है कि 29 दिसंबर जो है वो भी बायोडाइवर्सिटी डे है, तो इसको भी माना जाता है। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो वो बायोडाइवर्सिटी डे को सेलिब्रेट किया जाता है वो 22 मई को किया जाता है। औरों की भी हमने बात की थी सबकी कि साहब वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो वैसे के वैसे बायोडाइवर्सिटी डे। तो यहाँ पे चलो ये दिनांक विनांक कोई दिक्कत नहीं है, वो ध्यान रहे नहीं रहे, हमें एक बात ये पता चली कि रियो डी जेनेरियो में सीबीडी जो है उसको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था और 93 में ये इफेक्टिव हो गया, लागू हो गया। अब कोई भी समझौता होता है, लागू होता है, तो उसको आगे इम्प्लीमेंट करना होता है। इम्प्लीमेंट करने के लिए सेक्रेटरीट चाहिए, तो इसका सेक्रेटरीट जो है वो मॉन्ट्रियल में है, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, जिसको हमने ओजोन लेयर डिप्लीशन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की थी, वो जो मॉन्ट्रियल शहर का नाम है, वहाँ मॉन्ट्रियल में सीबीडी का सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, हेडक्वार्टर है। और ये चूंकि लीगली बाइंडिंग बनाना है, तो लीगली बाइंडिंग होगा कि इसमें जो प्रोविजन किए जाएंगे वो सभी देशों को कानूनन रूप से मानना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट के रूप में सीबीडी। तो बहुत सामान्य सामान्य सी बातें, तो सीबीडी इससे संबंधित है, ये हमने बात कर ली। अब इस सीबीडी के 3 ऑब्जेक्टिव थे। सीबीडी के जो है वो 3 ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से 3 ऑब्जेक्टिव? तो नाम से ही पता चल ही रहा होगा, सीबीडी है तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात तो होगी। तो एक तो हो गया जैव विविधता का संरक्षण करना। तो जैव विविधता की बात करेंगे और उसको बचाने की बात ना करें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो पहली बात, जैव विविधता को संरक्षण करना, बचाना। केवल संरक्षण ही नहीं करना है, हमें उसका सतत रूप से लाभ लेना है, यानी हमें भी उसका एडवांटेज मिलना चाहिए, आने वाली जनरेशन जो है उसको भी एडवांटेज मिलना चाहिए। तो जैव विविधता का प्रयोग करके सतत लाभ प्राप्त करना, यानी आने वाली पीढ़ियां जो है उनको भी लाभ मिलता रहे, इस प्रकार से हमें उसको यूज करना है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आप उसको यूज ही मत करो, यूज तो करने ही होंगे। तो यूज लेकिन इस तरह से होना चाहिए यूज कि हम भी उसका एडवांटेज मिले और आगे भी मिलता रहे। तो इस प्रकार से हमें उसका यूज करना है। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, आगे पूरे में यही बात आगे भी आएगी कि बायोडाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट से जो भी एडवांटेज मिलता है वो एडवांटेज सभी देशों को मिलना चाहिए, यानी जो उसका जितना हकदार है उसको उतना एडवांटेज मिलना चाहिए। उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बेनिफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो
इक्वल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। ये बात सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है वो है कि आनुवंशिक घटकों के उपयोग से प्राप्त लाभ को, यानी द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस। तो यहाँ पे ये बात थोड़ी सी समझ में आपको नहीं आई होगी, तो इसको समझाने का सीधा सीधा तरीका आप मेरी अगली स्लाइड जो है कि विकसित देश, विकासशील देश। विकासशील देश इक्वेटर के आसपास ज्यादा हैं, यहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे बहुत तरह के मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, बहुत तरह के एनिमल मिलते हैं, बहुत तरह के ऐसे जेनेटिक कंपोनेंट मिलते हैं जो डेवलप कंट्री के पास में नहीं है। अब डेवलप कंट्रियों के पास में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। हमारे फॉरेस्ट में, जंगल में किस जो है वैरायटी के जिनके बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज हो सकते हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो हमारे इन प्रोडक्ट जो है, हमारे ये जो प्लांट हैं, इनका यूज करके बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन बना लेते हैं, बहुत सारा फायदा कमा लेते हैं, प्रॉफिट कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। तो इस बात को यहाँ पे रखा गया कि साहब इन जेनेटिक कंपोनेंट का जो यूज होता है और उस यूज से जो बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट की शेयरिंग होनी चाहिए और उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से उसका वितरण होना चाहिए। तो कुल मिला के यही है। और कि जिस कंट्री के पास जो भी रिसोर्स हैं, यानी अगर किसी कंट्री के पास में कोई अच्छा रिसोर्स है और उनके पास में चाहे टेक्नोलॉजी नहीं भी है तो भी उनको उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। एक बात और जो है और ये कही गई कि बहुत सारी प्रजातियां ऐसी है जो किसी देश की नेटिव है, वहां की मूल रूप से, और जहां की वो स्पीसीज है उस देश को उसका एडवांटेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो कोई भी प्रजाति उस देश की मूल मानी जाएगी जहां कि वो ओरिजिनली है। और अगर उसका यूज कोई दूसरा कंट्री यानी मल्टीनेशनल कंपनी है जो दूसरे देश की है, वो उसका कोई एडवांटेज उठाती है तो उस देश को, यानी जिसकी वो ओरिजिनल रूप से है, उसको रॉयल्टी के रूप में कुछ मिलना चाहिए। यानी जब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? हम ये माने कि पर्टिकुलरली ये एक प्लांट है और ये चूंकि यहीं पे होता है और इससे मेडिसिन बन रही है। मेडिसिन कौन बना रहा है? तो साहब अमेरिका की कोई कंपनी बना रही है, लेकिन अमेरिका में वो प्लांट नहीं होता है। तो जिस कंट्री में ये हो रहा है, सपोज इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया को इसका एडवांटेज मिलना चाहिए, रॉयल्टी के रूप में कुछ पैसे इसको मिलने चाहिए। तो तीसरा जो ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना, बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग करके सतत लाभ प्राप्त करना यानी कंटिन्यूअस उसको लाभ मिलना, दूसरा। और तीसरा जो हमने बात की कि आनुवंशिक घटकों से प्राप्त होने वाले लाभ का समान एवं निष्पक्ष रूप से वितरण करना। अब ये निष्पक्ष रूप से वितरण कब होगा? जब हम उस देश को भी एडवांटेज देंगे जिस देश में वो प्लांट या वो एनिमल है जिसका यूज करके मेडिसिन बनाई है या और किसी पर्पज से हमने यूज में लिया है। तो कुल मिला के थर्ड वाला जो है इसको थोड़ा और यहाँ पे समझाया गया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल है, उसको समझाने की जरूरत है नहीं। तो ये थोड़ा इजी बताने के लिए कि कैसे फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग कैसे होगी। तो ये अब चूंकि ये सारे के सारे जो प्रोविजन है वो एक ही दिन में सब कुछ हो नहीं सकता था, तब ये किया गया कि अब इनको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन करेंगे। अब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, जैसे हमने यूएनएफसीसी में की थी, बात की थी, तो वैसे के वैसे साइट्स में हमने जैसे बात की थी, तो वैसे के वैसे यहाँ भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन होता है। पहले स्टार्टिंग में तो कहा साहब हर साल बैठेंगे, लेकिन 1 साल 2 साल बैठ, फिर लगा कि यार हर साल बैठने जितनी तो बात ही नहीं है, क्या बातें करेंगे। तो क्या करें कि अब 2 साल में बैठेंगे। तो आज के दिन जो है, अभी की हम अगर बात करें तो हर 2 साल में इसकी मीटिंग होती है, हर 2 साल में बैठक होती है। तो वो जो है उसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, COP ऑन CBD बोलते हैं। ये जो 3 ऑब्जेक्टिव है, इन ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे किया जाए? केवल लिखने से तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होगा नहीं, केवल लिखने से तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। तो उसको कैसे किया जाएगा? तो हम हर 2 साल में बैठेंगे और उस 2 साल में जैसे जैसे नई नई बातें सामने आएगी वैसे वैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो एट प्रेजेंट देखें तो 196 कंट्री इसमें शामिल है, लेकिन अमेरिका अभी भी इसका जो है CBD का जो है वो मेंबर नहीं है।
तो उसने इसको रेटिफाई नहीं किया है, तो 196 इसके मेंबर है। तो ये CBD के 3 ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल पता होना चाहिए। हर 2 साल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ तक हमने बात ये की। अब इसकी हर 2 साल में जो बैठक होती है उसमें स्टार्टिंग में जो पहली बैठक हुई थी उसका एक केवल नाम मैंने लिख दिया है कि साहब बहमास की राजधानी जो नशाऊ है वहाँ पे बैठक हुई थी, क्योंकि ये 93 जो है उसमें लागू हो गया था, तो 94 से इसकी मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है उनकी ही बात करेंगे, सबकी हम बात नहीं करेंगे। जैसे हमने वहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट थी UNFCCC की उनकी बात की थी, तो यहाँ पे भी हम जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात हम करेंगे। अब यहाँ पे एक बात हम करेंगे, कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। कार्टाजेना रेगुलर बैठक जो हो रही थी उनके अलावा एक मीटिंग हुई थी, एक्स्ट्रा COP था, ये COP नहीं था, ये एक्स्ट्रा COP था। जब भी इस COP के अलावा बैठक होती तो उसको XCOP भी लिखते हैं, तो ये XCOP ऑन CBD, तो कुल मिला के एक्स्ट्रा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था, उसके लिए एक्स्ट्रा लिख देते हैं। तो चूंकि ये रेगुलर थी नहीं इसलिए हमने उसको COP कितना था ये नहीं लिखा है, पहली बात तो ये। अब नाम है इसका कार्टाजेना। कार्टाजेना नगोया प्रोटोकॉल हो, चाहे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो, चाहे पेरिस एग्रीमेंट हो, सब में नाम जो आता है जहां पे मीटिंग होती है उसका है। तो चूंकि ये कार्टाजेना एक शहर है, कहाँ का शहर है? कोलंबिया का शहर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश कोलंबिया, उसका एक शहर है कार्टाजेना, और वहां पे चूंकि ये मीटिंग हुई थी इसलिए इसमें जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया उसको हम क्या कहेंगे? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो सब जैव सुरक्षा से संबंधित, बायोसेफ्टी से संबंधित। तो एक नाम तो ये पता आपको होना चाहिए कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो बायोसेफ्टी से संबंधित। अब जैव सुरक्षा क्या हो गया, बायोसेफ्टी कहाँ हो गया? हम तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो जैव सुरक्षा भी बायोडाइवर्सिटी का ही एक भाग है। तो हम एक बात मानते हैं कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जिन प्रोडक्ट के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे BT कॉटन जो है, बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, गोल्डन राइस जो है की बात वहां पे की होगी। हमारा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, GM मस्टर्ड जिसको हम कहते हैं, उसकी बात तो ऐसे खूब सारे प्रोडक्ट जो हैं, फ्लेवर शेवर की बात की होगी, BT ब्रिंजल की बात की, तो ऐसे बहुत सारे आज के टाइम में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो बन रहे हैं। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं ये कुछ न कुछ उसमें एडवांटेज है इसलिए बनाए गए हैं। किसी में प्रोडक्शन ज़्यादा है, किसी की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, कोई हर्बिसाइड टॉलरेंस में सहायक होता हो, तो बहुत तरह की विशेषताएं जो है वो अलग अलग तरह की इनकी होती है, और इसीलिए इनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए मोटिवेट भी किया जाता है। क्या ये 100% सेफ है, सुरक्षित है? नहीं, इसमें कुछ दिक्कतें हो सकती है। अब वो जो कुछ दिक्कतें हो सकती है उसी को लेके ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो बायोसेफ्टी से संबंधित है। बायोसेफ्टी किससे, कौन नुकसान पहुंचा रहा है जिससे हमें सुरक्षा करनी है, वो जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहें या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहें, एक ही बात होती है। तो LMO, तो एक शब्द आया LMOs, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहें या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहें, एक ही बात होती है। अब कार्टाजेना प्रोटोकॉल में जो शब्द यूज में लिया गया था वो LMO लिया गया था, इसलिए हम यहाँ पे LMO लिखते हैं। और वहां पे अगर वो GMO लिख देते तो GMO तो हम नॉर्मली रोजाना सुनते ही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे चूंकि इन्होंने काम LMO लिया था, दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक ही है, तो ये LMO से लेकर संबंधित। अब LMO से संबंधित क्या है, तो मोटे तौर पे ये हमें भी पता चल रहा है कि मॉन्सेंटो कंपनी अमेरिका की है, उसने BT कॉटन बताया, BT ब्रिंजल बनाया। अब BT ब्रिंजल का हमारे यहाँ पे वो एक्सपोर्ट करते हैं, हम वहाँ से अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं,
और हो सकता है आने वाले टाइम में उसके साइड इफेक्ट हमारे ऊपर आने लग जाए, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो उसको लेके एक प्रकार से ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। उससे बायोडाइवर्सिटी को लॉस नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट को लॉस नहीं होना चाहिए, मनुष्य को उससे लॉस नहीं होना चाहिए। उन सब बातों की सुरक्षा करने के लिए ये एक प्रकार से कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो लाया गया था। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में इतना आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उनके ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, उनके व्यापार को विनियमित या नियमित करने के लिए यह समझौता एक प्रकार से किया गया था। अब चूंकि ये बायोसेफ्टी एग्रीमेंट है, बायोसेफ्टी से संबंधित क्योंकि यह नाम ही ले लिया है, तो ये पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, अब बायोडाइवर्सिटी असेंबली की समय समय पे बैठक होती है, और वो जो बैठक होती है उसमें जनवरी 2020 में पेरिस के अंदर एक मीटिंग थी, और उस मीटिंग में इसको जो है वो स्वीकार किया गया था कि साहब हमें जो है वो बायोसेफ्टी के लिए इस प्रकार के नियम कानून वगैरह बनाने हैं। तो इस पर सहमति बनी थी। तो पेरिस में जनवरी 2000 में ये इस पर सहमति बनी थी। उसके बाद में मई महीने में इस कार्टाजेना कोलंबिया के अंदर जो है एक एक्स्ट्रा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया, और करके इसको जो है सिग्नेचर के लिए ओपन किया। सिग्नेचर के लिए चूंकि इसको ओपन किया, इसी वजह से इसको कार्टाजेना प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो इसको कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कार्टाजेना में सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था। बात कहीं और बनती है, फिर और कहीं सिग्नेचर के लिए ओपन करते हैं। जैसे हमने पिछले में अभी सीबीडी की बात की, तो सहमति जो बनी थी वो नैरोबी कॉन्फ्रेंस के दौरान बनी थी, और सिग्नेचर के लिए जो ओपन किया गया था वो रियो डे जेनेरियो में किया गया था। तो चूंकि ये कार्टाजेना जो है यहाँ पे सिग्नेचर के लिए ओपन वगैरह किया गया था, तो इसको हम कोलंबिया का शहर जो कार्टाजेना है वो है, इसमें इस पे सिग्नेचर वगैरह किए गए थे। किससे संबंधित है? एलेमोज। एक शब्द एलेमोज शब्द का भी कार्टाजेना लिखना है, तो ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसके ट्रेड को रेगुलेट करने के उद्देश्य से यह किया गया था। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ही है, तो ये बात आपको समझ में आएगी। अब इसमें क्या है? तो पहली बात तो यही है कि इसका मकसद हमारा जो है वो यही है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड करके और बीटी कॉटन हो, चाहे ये एक दूसरे से दूसरे देश को भेजे जाते हैं, तो उसमें ये इंश्योर किया जाए कि वहाँ के बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा होनी चाहिए। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो बचनी चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, वहाँ के एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, मनुष्यों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात को इंश्योर करता है। पहली बात तो ये होगी। अब इसमें करता क्या है? एक और शब्द जो है वो AIA, एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट प्रोसीजर, अग्रिम सूचना समझौता प्रणाली है। और कर भी क्या सकते हैं? सपोज भारत ने GM मस्टर्ड बनाया, भारत सरकार ने मान लीजिए कि परमिशन दे दी है, हमारे यहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है। बांग्लादेश को ये लगता है कि सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें GM मस्टर्ड यूज करना चाहिए। हम बांग्लादेश को इसको एक्सपोर्ट करने लगे, तो जैव सुरक्षा कैसे होगी? तो साहब हम उसको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उनको दे देंगे कि साहब ये हमने इसको ऐसे बनाया है, इन दो का हाइब्रिडाइजेशन किया है, उसके लिए हमने बैक्टीरिया से ये जीन निकाले, ये जीन निकाल के इसमें डाले हैं, इस जीन की वजह से इसमें ये प्रॉपर्टी आ गई है, अब इसमें ये हर्बिसाइड टॉलरेंस है, इस हर्बिसाइड का यूज करोगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और इसको आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं तेल को कंज्यूम करने से, उसको कंज्यूम करने से, सारी की सारी सूचना हम बांग्लादेश को दे देंगे। अब उसके बाद में बांग्लादेश ये डिसाइड करे कि उसको इंपोर्ट करना है या नहीं करना है। तो कुल मिला के कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो इस बात को इंश्योर करता है कि पहले से पूरी सूचना उसको दी गई है या नहीं दी गई है। पूरी सूचना देनी है। सूचना देने के बाद में जिस कंट्री को इंपोर्ट करना है वो उस पर भली भांति विचार करने के बाद में उसको अनुमति दे, और चाहे तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि नो, हम इसको हमारे यहाँ पे प्रतिबंधित करते हैं, हम हमारे यहाँ पे परमिशन नहीं देंगे। जैसे इंडिया के अंदर कोई भी गोल्डन राइस इंडिया के अंदर बोना चाहते हैं, बीटी ब्रिंजल बोना चाहते हैं, तो वो जो है वो हमारे यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उन्होंने एक कमेटी बना रखी है
जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी। तो जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जो है, अप्रेजल कमिटी आजकल इसको बोलते हैं, तो ये कमिटी जो है वो कमिटी पूरी उसकी खोजबीन करके पूरा उस पर रिसर्च करने के बाद में वो या तो परमिशन देती है या मना करती है। अगर वो परमिशन देती है तो फिर आगे सरकार उसको फाइनली परमिशन दे तो उसका यूज होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल बस इसी दो बातों को लेके है कि एक तो एलएमओस जो है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है, उनसे सुरक्षा होनी चाहिए, उनका ट्रेड जो है उसको रेगुलेट किया जाए, और जो कंट्री दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर रही है वो कंट्री पहले से पूरी सूचनाएं दे, जिससे इंपोर्ट करने वाली कंट्री जो है वो अपना डिसीजन ले सके। अब डिसीजन दोनों ही हो सकते हैं, वो इंपोर्ट कर भी सकता है और उस पर रेस्ट्रिक्शन या उस पर बैन भी लगा सकता है। तो ये जो है वही सारी बातें हमने यहाँ पे की है। तो प्रतिबंध करना चाहे तो बैन लगाए, मंगाना चाहे तो मंगाए, उससे पहले इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो इस बात को इंश्योर करता है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में दो ही बातें केवल आपको ध्यान जो है वो रखनी है, वो ये कि ये जैव सुरक्षा से संबंधित है। किससे जैव सुरक्षा करनी है? डॉक्टर साहब, जो आनुवांशिक रूप से परिवर्तित किए हुए उत्पाद हैं उनसे सुरक्षा करनी है। कैसे सुरक्षा करनी है? पहले से सारी सूचना उपलब्ध करवा दो, उस सूचना उपलब्ध करवाने के बाद में उसको लगेगा तो वो इंपोर्ट करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। यहाँ तक की बात जो है वो कार्टाजेना प्रोटोकॉल में कही गई है। तो ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अब उसके बाद में एक और प्रोटोकॉल जो है वो है नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस। लायबिलिटी का मतलब जवाबदेही और क्षतिपूर्ति पर नागोया कुआलालंपुर अनुपूरक प्रोटोकॉल। यहाँ पे भी दो नाम है, एक नगोया है, एक कुआलालंपुर है। नगोया जापान का शहर है, कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है, और ये एक सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, यानी पहले कोई हो रखा है उसमें ऐड किया है, उसमें शामिल किया है, पहले से जो ऐड किया उसका किसी का सप्लीमेंट्री। किसका है ये सप्लीमेंट्री? तो ये कार्टाजेना का है। हमने जस्ट पहले बात की थी कार्टाजेना, तो कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल हुआ था उसमें कुछ बातें और जोड़ी गई। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल जो है वो कौन सा है? नगोया कुआलालंपुर अनुपूरक प्रोटोकॉल। अब ये किस पर है? जैसे उसमें हमने बात की थी कि जैव सुरक्षा पे, यहाँ पे दो बातें हैं, जवाबदेही और क्षतिपूर्ति, लायबिलिटी एंड रिड्रेस। तो क्या, एक बात तो ये समझ में आ गई, तो बस ये पता होना चाहिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल का सप्लीमेंट्री है। ठीक है, नगोया नाम देख के आप और कहीं नहीं जाएं। कार्टाजेना खुद जो है वो सीबीडी के तहत किया गया है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उस पर किया हुआ है। तो कार्टाजेना का एक है जो कार्टाजेना खुद जो है वो बायोसेफ्टी पे उस पर। तो अब इतनी बात होने के बाद में आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ ही गया होगा कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल में हमने ये बात की थी कि साहब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो एक देश से दूसरे देश में अगर बेचे जाते हैं तो उससे पहले उनको परमिशन दी जाएगी, साहब उसमें ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। सारी बातें आपको पहले से खुला बतानी है, क्लियर बतानी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी कंट्री ने अपनी तरफ से कह दिया कि साहब हमने तो पूरी बता दी थी, आपको समझ में नहीं आया तो हम क्या करें। ये भी कह सकते हैं कि हमें भी पता नहीं था कि ऐसा था, हमें जितना पता था उतना हमने बता दिया, ये तो इतना और साइड इफेक्ट हो गया, हमें तो पता ही नहीं था कि इतना इतना साइड इफेक्ट हो सकता है। भाई ऐसा भी तो कुछ हो सकता है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? केवल पहले से सूचना देने से रेस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त तो नहीं हो जाती है। आपने पूरी सूचना दी भी है, नहीं भी दी है, या आपने सूचना को इस तरीके से दिया है कि वो पूरी तरह से समझ में भी नहीं आए, आधी बात ये कर रहे हैं, आधी बात वो कर रहे हैं, बहुत सी वजह हो सकती है। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, लायबल कौन है, ये जवाबदेही किसकी है, उससे संबंधित। और अगर आपने ये कह दिया और उसके बाद आपने वो या कहा भी नहीं था और फिर कहीं पे लॉस हो गया, डैमेज हो गया, तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन भरेगा? तो उन बातों से संबंधित नियम और प्रक्रिया जो है उसको यहाँ पे बनाया गया था।
यानी कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो बायोसेफ्टी से संबंधित है, उसमें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की हुई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की गई है, उससे संबंधित अगर किसी देश ने दूसरे देश से इंपोर्ट किया है और फिर उसमें लॉस हो गया है, तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा, उससे संबंधित सारे के सारे रूल्स और प्रोसीजर जो है वो इस प्रोटोकॉल में है। तो ये जो है, एक देश से दूसरे देश में जो भी आयात निर्यात होते हैं, उसमें जो आयात करने वाली देश है उसको क्षतिपूर्ति हो जाए, तो जवाबदेही और क्षतिपूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो इसमें किया गया है। बस ये जो लिखा हुआ है वही बात ये है। अब ये 2010 में इस समझौते के 2010 में, हम अभी आगे बात करेंगे कि 2010 में नगोया में COP10 हुआ था ऑन CBD, उसमें इसको रखा गया था, उस पर सहमति बन गई। उसके बाद में 2011 में कुआलालंपुर में इसे सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया और इसमें एक कंडीशन रखी गई कि जब 40 पार्टीज इस पर सिग्नेचर कर देगी तो ये लागू हो जाएगा। तो ये 2018 में 2018 में जो है वो सदस्य देशों ने जब इसकी कंडीशन पूरी हुई और इसकी रेटिफाई करने की जब पूरी हुई, तब से ये लागू हो। भारत ने इसको रेटिफाई किया ही है, भारत तो करेगा ही करेगा, क्योंकि भारत को तो पता है बाहर से कोई न कोई हमारे देश में बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, आएंगे, तो अगर उनसे नुकसान होगा तो कोई न कोई नुकसान की भरपाई करने की गारंटी ले रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। हम बना के दूसरे देशों को बेचेंगे उस हमारे टेक्नोलॉजी पे, तो वैसे ही हमें खुद को भी जितना भरोसा है उतना ही दूसरे देशों को ही भरोसा होगा। तो इस वजह से इंडिया ने इसको बिल्कुल रेटिफाई कर लिया, इंडिया इसका मेंबर है। तो कुल मिला के ये बायोसेफ्टी पे कार्टाजेना प्रोटोकॉल और कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बाद में नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, किसके ऊपर, लाइबिलिटी और रिड्रेस के ऊपर। तो इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट हम सम्मेलन की बात करते हैं, नगोया प्रोटोकॉल की। जो रेगुलर बैठकें होती है हर 2 साल के इंटरवल में, उसमें एक तो जो कार्टाजेना वाली जो वो तो एक्स्ट्रा थी, तो रेगुलर वाली में सबसे महत्वपूर्ण एक जो 2010 में COP10 हुआ था, तो वो COP10 ऑन CBD नगोया जापान 2010, ये जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें काफ़ी सारे डिसीजन जो है वो लिए गए थे, इसलिए बायोडाइवर्सिटी की जो CBD है, उन CBD में इन दो के पूछने की, या तो कार्टाजेना के बारे में सवाल पूछा जाता है या नगोया के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो नगोया प्रोटोकॉल जो है वो अभी किससे संबंधित था, किससे संबंधित था, तो ये तो ठीक है, हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से संबंधित ही होगा। तो अगर हमें CBD के 3 ऑब्जेक्टिव पता है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी CBD की कोई कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें बात हमेशा इन्हीं की होगी। यानी जैसे हम UNFCCC की बात करते हैं, तो उसमें क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर को कम करना, एवरेज टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है, ग्रीन हाउस गैसों को कैसे कम किया जा सकता है, उनकी ही बात होगी। तो वैसे के वैसे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कभी भी मीटिंग होगी तो वही बात होगी कि बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से कंजर्व किया जाए, संरक्षण किया जाए। और क्या बात होगी, तो सब बायोडाइवर्सिटी का उपयोग करके उसका सतत लाभ कैसे लिया जाए, यही बात होगी। तीसरी बात होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमने पहले भी बात की थी, कि आनुवंशिक घटक या बायोडाइवर्सिटी कह दें सीधा सीधा, उससे जो एडवांटेज मिल रहा है, जो बेनिफिट मिल रहा है, उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, निष्पक्ष और समान रूप से वितरण जो है वो कैसे हो सकता है, उसको लेके। तो कुल मिला के नगोया में भी जो प्रोटोकॉल हुआ उसका भी मेन मकसद यही है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, और साथ में इसका जो हमें एडवांटेज मिल रहा है उसका जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है मेनली, फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट और एडवांटेज जो है उसके बारे में मेनली, जो संरक्षण के साथ साथ आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और इनके उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभ का समान और निष्पक्ष रूप से वितरण करना था। यानी तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है वही इसकी मेन रूप से बात की है पहले के साथ साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे क्या किया जाए, तो सब CBD के जो टारगेट हैं उन टारगेट को पूरा करने के लिए 10 साल की एक एक्शन प्लान बनाया, कार्य योजना बनाई, जो 2011 से लगा के 2020 तक चलेगा। तो 10 साल की एक कार्य योजना जो है वो बनाई गई, और उसमें जो भी टारगेट डिसाइड किए गए उन टारगेट को HE टारगेट बोलते हैं। तो एक और शब्द नया आ गया, HE। HE क्या है, HE जो है वो जापान का एक प्रांत है,
उसकी कैपिटल राजधानी जो है वो नगोया है। जैसे राजस्थान और जयपुर, तो जापान के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने यूएनएफसीसी में भी क्योटो शहर को बहुत फेमस कर दिया, क्योटो प्रोटोकॉल, और सीबीडी में भी उन्होंने अपने नगोया शहर को जो है वो फेमस बनाने के लिए सब नगोया प्रोटोकॉल। ठीक, अब चूंकि केवल एक शहर ही क्यों फेमस करें, क्यों ना हम स्टेट का भी नाम ले लें, भाई जयपुर को ही क्यों फेमस करें, राजस्थान भी तो फेमस होना चाहिए। तो वैसे के वैसे टारगेट का नाम दे दिया कि साहब ये एच टारगेट है। तो एच एक राज्य है, उसकी राजधानी है वो नगोया है। तो नगोया प्रोटोकॉल के तहत ही जो टारगेट डिसाइड किए गए थे उन टारगेट को हम क्या बोलते हैं, एच टारगेट बोलते हैं, एच। तो ये है आपका नगोया। अब नगोया प्रोटोकॉल में जो भी बातें डिसाइड हुई थी उसमें टोटल जो है वो 20 टारगेट थे, 20 टारगेट थे, और उनको 5 कैटेगरी जो है उस 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो क्योंकि वो तो बात जो कॉमन थी वो लिख दी, उसके बाद में और कुछ अगर लिखने का होगा, क्योंकि हम वो तो लिख देंगे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के साथ साथ में जो इनसे बेनिफिट हमें मिल रहे हैं उनकी शेयरिंग जो है वो इक्विटेबल और फेयर होनी चाहिए। ये उस नगोया प्रोटोकॉल का टारगेट था। ठीक है साहब, कैसे होनी चाहिए, तो साहब उसमें खूब सारे टारगेट डिसाइड किए गए। उन टारगेट को हम क्या बोलते हैं, एच टारगेट कहते हैं। एच टारगेट में क्या क्या आते हैं, तो 5 बातें हैं। उन 5 बातों को हमें जो है वो हेडिंग एक बात पकड़ के हमें रखना है। तो पहली बात जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस किन किन कारणों से होता है, उनका क्या क्या समाधान है वो करना। और साथ में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी को मुख्य धारा में लाना। तो जैव विविधता को सरकार और समाज की मुख्य धारा में लाते हुए उसके नुकसान के क्या क्या कारण हैं, उनका क्या समाधान है, उसके बात करना। तो कारणों का समाधान करना पहली बात ये। दूसरी बात जो है उसके ऊपर प्रत्यक्ष दबाव जो है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो प्रेशर है उस प्रेशर को कम करके हमें उसका सतत लाभ प्राप्त करना। तो सतत उपयोग करना है कैसे, प्रेशर को रिड्यूस करके। तो रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज। एक बात जैसे इसमें हमने बात की थी कि जो कॉजेज हैं उनकी बात की थी कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण क्या है उनको देखना और उनका समाधान करना। यहाँ पे एक रखोगे तो डायरेक्ट प्रेशर को रिड्यूस करना, डायरेक्ट प्रेशर को रिड्यूस करना। तीसरी बात कंजर्वेशन की, संरक्षण की हमें रक्षा करनी है। किसकी रक्षा करनी है, तो साहब इकोसिस्टम की भी रक्षा करनी है, हमें प्रजातियों स्पीसीज की भी रक्षा करनी है। जो जेनेटिक कंपोनेंट है उन सब का कंजर्वेशन करना है, उसकी संरक्षण करना है। बात तो है ही है, क्योंकि सीबीडी की बात है तो जैव विविधता संरक्षण की बात तो होगी, तो हमें उनकी संरक्षण करना है। तो जैव विविधता की स्थिति में सुधार करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता की हमें रक्षा करनी। और हमें क्या करना है तो वही सतत लाभ को बढ़ाना है। तो लाभ जो है उसको बढ़ाना है। बेनिफिट जो है उसको हमें बढ़ाना है। सारी बातें जो दी हुई है। फिर 5वां जो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसकी बात है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है एक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग। तो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, एनहांस्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो सहभागी नियोजन, ज्ञान प्रबंधन और क्षमता विकास द्वारा क्रियान्वयन को बढ़ाना है। तो कुल मिला के एच टारगेट में हमने 5 बातें की है। पहली बात जो की है वो हमने ये की है कि जैव विविधता के जो भी क्षति के कारण हैं उन कारणों का समाधान करना, बहुत सामान्य सिंपल भाषा में, साथ में उसको मुख्य धारा में लाते हुए। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो है इसके ऊपर जो प्रत्यक्ष दाब है, प्रेशर जो है, दबाव जो है, उसको हमें रिड्यूस करना है, उसको कम करना है और सतत लाभ प्राप्त करना है, सतत उपयोग करना है। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात हमें जैव विविधता का संरक्षण करना है, प्रजातियों का संरक्षण करना है, इकोसिस्टम का संरक्षण करना है और जेनेटिक कंपोनेंट जो है इनका संरक्षण करना है। चौथी बात जो है हमें बायोडाइवर्सिटी जो एडवांटेज मिल रहा है उन एडवांटेज को बढ़ाना है। हमें नुकसान न हो लेकिन फिर भी ऐसा कैसे किया जाए कि नुकसान भी नहीं हो और एडवांटेज भी बढ़ जाए।
तो हमें उसको बढ़ाना है। तो ये बढ़ाने की बात, और सारी बातें इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये पांचवी बात, क्रियान्वयन कैसे होगा, तो सब क्रियान्वयन जो है वो सब मिलके करेंगे। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग के बाद साथ साथ और क्या, नॉलेज मैनेजमेंट, और क्या क्या, तो सब कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इनके माध्यम से हमें उसके इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ाना है, उसके क्रियान्वयन को बढ़ाना है। तो ये 5 बातें जो है वो अचीव टारगेट, कभी भी पूछा जाए कि अचीव टारगेट क्या है, तो आपको ये 5 बातें लिखनी है, ये सब अचीव टारगेट है। प्रीलिम्स में ऐसा कोई पूछता नहीं है, मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये, तो उसमें तो बस केवल ये है कि प्रीलिम्स में तो ये अचीव टारगेट क्या थे, तो जैव विविधता को बचाने के लिए नगोया के अंदर जो टारगेट डिसाइड किए गए थे उनको हम अचीव टारगेट। कितने टारगेट थे, तो सब टोटल तो 20 थे, लेकिन उनको वापस 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, 5 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। तो ये था आपके नगोया प्रोटोकॉल जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो। अब उसके अलावा जो है, उसके बाद में हर 2 साल में मीटिंग होती है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन कोई हुआ नहीं, जिसकी वजह से अब वैसे नगोया प्रोटोकॉल के बाद में यूएनओ ने 2011 से लगा के 2020 पूरे दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया था। ये पूरा जो है जैव विविधता दशक रहेगा। हम इन 10 सालों में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की सारी बातें जो है वो करेंगे, हम ये टारगेट भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि 10 साल के लिए कार्य योजना थी, यानी 2020 तक के लिए थी, तो 2020 तक में हमें करना था, तो इस वजह से। उसके 2 साल बाद में यानी 2012 में तो COP 11 जो हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था, इंडिया के अंदर हुआ था। जैसे हमने वहाँ पे भी बात की थी कि UNFCCC का केवल एक, जो अटल बिहारी वाजपेयी जब थे प्रधानमंत्री 2002 में, उस समय में UNFCCC की एक बैठक दिल्ली में हुई थी। तो वैसे कि वैसे अगर CBD की बात करें तो इंडिया में अब तक एक ही बैठक हुई है, दिल्ली में नहीं हुई, हैदराबाद में हुई थी, और 2012 में हुई थी, 2012 में हुई थी। बहुत सारी बातें की गई थी, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा कोई इसमें आउटपुट निकल के आए वैसी कुछ थी नहीं जो हमें एग्जामों में पूछा जाए। एक खास बात जो है इसमें, बायोडाइवर्सिटी फंड जो बना हुआ है, जिसके तहत जो है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, वो जो है फंड, उस फंड को यहाँ पे बढ़ा के $30 बिलियन जो है वो कर दिया गया था। वो इसकी एक बात मान लें। वो के अलावा कोई बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछने के लायक नहीं है, बाकी तो बहुत सारी बातें होती है, हुई थी, कभी भी पूछे तो हमें वो जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, काम चल जाएगा, क्योंकि बात तो इसी पे करनी थी। 2014 में जो है प्योंगचांग में हुआ था, साउथ कोरिया का एक शहर है, उसमें 2014 में, तो साउथ कोरिया प्योंगचांग है, यहाँ पे प्योंगयांग तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, लेकिन प्योंगचांग जो है वो साउथ कोरिया का एक शहर है। साउथ कोरिया की कैपिटल तो सियोल है, लेकिन ये उसका एक शहर है, वहाँ पे हुआ था 2014 में। यहाँ पे एक थीम दी गई थी कि बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये 2014 में हुआ था। उसके बाद उसके 2 साल बाद में यानी 2016 में हुआ था कानकुन, मैक्सिको का एक शहर कानकुन, जो हमने UNFCCC में भी बात की थी, कि जो कानकुन में, वहाँ पे हमने कहा था कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की घोषणा जो है वो हुई थी इसमें, 2010 वाला। 2016 में कानकुन जो है वहाँ पे इस बैठक हुई थी, और उसकी जो थीम थी मेन स्ट्रीमिंग द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर वेलबींग, ये उसकी थीम जो है वो वहाँ पे रखी गई थी। COP 14 जो हुआ था 2018 में, जो हुआ था वो इजिप्ट में हुआ था। इजिप्ट का शहर जो है शर्म अल शेख जो है, शर्म अल शेख जो मिस्र का शहर है, यहाँ पे 2018 में COP 14 का आयोजन हुआ था, और उसकी जो थीम थी इन्वेस्टिंग इन बायोडाइवर्सिटी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। तो हमें जो है लोगों के लिए और पूरे प्लेनेट के लिए बायोडाइवर्सिटी में खूब सारा इन्वेस्ट करना है, इसको बचाने के लिए हमने खूब सारे पैसे खर्च करने हैं। तो ये जो है ये इसकी थी। अब 2020 में इस साल होने वाली थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई डेट वगैरह डिक्लेयर हुई नहीं है, तो ये चाइना में होगी। तो इसका अभी तक जो है, क्योंकि ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से सारी चीज़ें जो टल रही है, तो ये भी जो है तो भी आगे टाल दिया गया। तो ये थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो सारी हो रही है CBD को लेके, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको लेके। बस उसमें 2 थीम इम्पोर्टेंट है, एक कार्टाजना प्रोटोकॉल और एक नगोया प्रोटोकॉल, और एक कार्टाजना का सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल जो है
वो नागोया क्वालालंपुर जो है वो थोड़ा सा वो जो पर्टिकुलरली 2 शब्द उसमें याद रखने लायक कि ये जो है वो जवाबदेही और क्षतिपूर्ति पर है। तो ये थे सारे कॉप और इंटरनेशनल जो हुए हैं। अब 2-4 बातें और है थोड़ी सी। हमारे इंडिया में जब ये हैदराबाद में 2012 में COP हुआ था 11 CBD को लेके, तो उस समय में हमारे यहाँ पे एक साइंस एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे एक साइंस एक्सप्रेस ट्रेन 2007 से चल रही है। मकसद केवल इतना ही है कि लोगों में साइंस के प्रति अवेयरनेस लाई जाए। हमारे जयपुर जोधपुर यहाँ पे भी आगे रुकती है, 1 दिन 2 दिन तक ये ट्रेन ठहरती है और न्यूज़पेपर में खूब सारा आता है कि साइंस एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो आई हुई है। इसका मकसद जो है वो पैसेंजर को इधर से इधर ले जाना नहीं है। ये हम कोई भी अपनी विज्ञान के प्रति कोई रुचि है तो वो देखने के लिए अलग अलग तरह की जानवरों से संबंधित अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को कैसे समझाया जाए, क्या किया जाए, वो सारी जो है वो ट्रेन के डिब्बों में सब कुछ वही है। वो हम देखते हैं जैसे म्यूजियम में जाके हम चीज़ें देखते हैं, बट बिल्कुल वैसे के वैसे एक ट्रेन है वो शहर शहर घूमती है जाती है। उसका मकसद भी यही है कि लोगों में साइंस के प्रति अवेयरनेस लाना। तो ये साइंस एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये 3 एक तो डिपार्टमेंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रेलवे मंत्रालय, और एक हमारा वही वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो 2 तो एक तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, क्योंकि ट्रेन चलानी है तो रेलवे तो है ही है। एनवायरनमेंट से संबंधित बातें हैं तो इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये होगा ही होगा। और साथ में चूंकि साइंस की बातें हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन तीनों के कोलैबोरेशन से, इन तीनों मिलके ये ट्रेन 2007 से चल रही है। यहाँ पे हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2012 में इसका जो है वो नाम चेंज करके ये कर दिया बायोडाइवर्सिटी स्पेशल कर दिया। तो साइंस एक्सप्रेस बायोडाइवर्सिटी स्पेशल, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है कि साइंस एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसको बायोडाइवर्सिटी स्पेशल कर दिया 2012 में। और जब वापस 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ तब फिर इसका वापस नाम चेंज जो है वो कर दिया और क्लाइमेट एक्शन स्पेशल कर दिया इसका नाम। तो अब जो है वो क्लाइमेट एक्शन स्पेशल के नाम से अभी भी ये चल रही है। इसका और कोई नाम चेंज किया नहीं है 2015 से इस नाम से ये, और हर साल बिल्कुल आपके शहर में आती है। जब भी आए आपको टाइम मिले तो जाके देखें। साइंस के प्रति आपकी और जो जिज्ञासाएं हैं वो जिज्ञासाएं काफ़ी इसमें आपको पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा ये और बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो 2002 में हमारे CBD के जो ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करने के लिए ये जारी किया गया था। तो प्रीलिम्स में तो कोई काम का है नहीं, केवल इतना पता होना चाहिए कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 2002 में पारित हुआ था। अब उसमें क्या क्या बातें हैं, तो वही सारी बातें जो हम जनरली सोचते हैं वैसी बातें। जैव विविधता का संरक्षण करना है और उसका सतत लाभ लेना है। पहली बात जो है वो जैव विविधता का संरक्षण करना है और उसका सतत लाभ लेना है। जैव विविधता के बारे में स्थानीय लोग जो है, लोकल पब्लिक जो है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि कौन से धोरे में, कौन से पहाड़ियों में कौन सी जड़ी बूटियां हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनसे हमें क्या मिलता है। उनका ये जो नॉलेज है उस नॉलेज को हमें प्रिजर्व करना है, बचाना है और उसको प्रमोट करना है, बढ़ाना है। तो स्थानीय लोगों के ज्ञान को सम्मान प्राप्त करते हुए उसका संरक्षण करना है। दूसरी बात ये, अब इंडिया के अंदर कुछ जगहें जो है वो जगहें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी की रिच है और जहाँ पे भी जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है उसको एक प्रकार से विरासत घोषित करना है, हेरिटेज घोषित करना है और उसको दूसरों की बजाय विशेष रूप से हमें बचाना है, प्रिजर्व करना है। तो एक बात जो है जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों विरासत घोषित करना और उनका विशेष संरक्षण करना, तो स्पेशल प्रोटेक्शन टू देम। तो कुछ बातें ये और भी जो है संकटग्रस्त प्रजातियां जो है उनको हमें बचाना है। उनको बचाने के लिए उनके आवास और पुनर्वास की व्यवस्था हमें करनी है। ये बात भी जो है वो इसमें कही हुई थी। सभी लोगों को बायोडाइवर्सिटी को लेके अवेयर करना है, जागरूक करना है, ये बात भी उसमें कही गई थी। और फिर इन सब के इम्प्लीमेंटेशन के लिए समितियां बनेगी। नेशनल लेवल पे जो है वो कमेटियां बनेगी,
स्टेट लेवल पे कमेटियां बनेगी और जगह जगह। तो कुल मिला के क्रियान्वयन की राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर समितियां बनाना। अब इसी को लेके एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अथॉरिटी जो है वो 2003 में बनाई गई थी, चेन्नई में उसका हेडक्वार्टर है। तो ये कभी भी पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कब बनी थी, तो 2003 में। ये 2002 में बिल आया था, उस बिल में प्रोविजन था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे, चेन्नई में। स्टेट को ये कहा गया था कि हर स्टेट अपने यहाँ पे बोर्ड बनाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है वो राज्यों में बने थे और राजस्थान में जो बोर्ड बना वो 2010 में बना था। तो राजस्थान बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एस्टेब्लिश इन 2010। तो ये बस कुछ फैक्चुअल बातें हैं वो प्रीलिम्स के आधार पर, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग और मेंस के अकॉर्डिंग, अगर कानून क्या है उसमें क्या बातें लिखी हुई है तो। और ऐसे कोई भी कानून आते हैं तो ये कॉमन बातें होती है जो बिल्कुल ध्यान में रख के हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कि उसका आंसर जो है वो कैसे हमें लिखना है। अब थोड़ी सी और बात कर देते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बहुत सी बार वन्य जीवों की सुरक्षा करने के लिए। जैसा हमने जो है 1972 में हमने बात की थी कि जो स्कॉटलैंड स्टॉकहोम जो है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। उस स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद में हमारे यहाँ पे खूब तरह के ऐसे कानून वगैरह बने थे। तो ये जो है 1972 में जो बना था, हमारे इंदिरा गांधी जी वहाँ पे स्टॉकहोम सम्मेलन में जाके आई थी। तो उसके बाद से तो वन्य जीवों को बचाने के लिए 1972 में एक कानून बनाया गया था, इसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ का मीनिंग क्या है? वाइल्ड लाइफ का मतलब जो वन में रहते हैं, वन में रहते हैं मतलब जिनको हम घर में नहीं पालते हैं। तो जो डोमेस्टिकेटेड नहीं है उसके अलावा सारे जीव जो हैं उनको हम क्या कहेंगे, वाइल्ड लाइफ। और उसमें केवल जीव ही है ऐसा नहीं है, इसमें प्लांट भी है, इसमें प्लांट भी है। तो कुल मिला के दोनों है, एक तो एनिमल भी है और एक प्लांट भी है। और दूसरा है नॉट डोमेस्टिकेटेड, जिनको हम घर में, यानी प्लांट है हम घर में रोज खेती कर रहे हैं तो वो उसमें नहीं आएगा। एनिमल है, गाय है, बैल है, कुत्ता है, ऊंट है, घोड़ा है, जो हम घर में पालते हैं वो इसमें नहीं आते। तो जो जंगल में है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, तो दो बातें यहाँ क्लियर होनी चाहिए। एक तो जिनका डोमेस्टिकेटेड नहीं होते हैं, जो जिनका घर में नहीं पाला जाता है और दूसरी बात प्लांट भी इसमें शामिल है। वन्य जीवों का मतलब केवल ये नहीं समझे, जहां भी आगे वन्य जीवों की बात आएगी तो मतलब दोनों है। और इस कानून में नाम से ही पता चल रहा है कि सुरक्षा करनी है, हमें उन्हें बचाना है, शिकार विकार को रोकना है। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों तरह के जानवर हैं, जानवर या दोनों तरह के प्लांट हैं, और उनको ही नहीं बचाना है, उनके हैबिटाट को भी बचाना है। हैबिटाट का मतलब नेचुरल रहने की जगह जो है, नेचुरल आवास जो है, प्राकृतिक आवास जो है, उसको बोलते हैं हैबिटाट। तो उनको भी बचाना है। तो इसी के तहत नेशनल पार्क, इसी के तहत सेंचुरी, इसी के तहत जो है और दूसरे। और फिर हमने कहा था कि 2002 में एक संशोधन किया था, संशोधन करके में कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो, तो नेशनल पार्क और ये बनाने की जो बात है वो 1972 वाले में। अब इसमें 6 शेड्यूल है, 6 अनुसूचियां बना रखी है। अलग अलग अनुसूची में अलग अलग तरह के जीव रखे गए हैं, जिसमें उनको किस में प्रोटेक्शन करना है, कितना प्रोटेक्शन करना है, नहीं करना है, सारी बातें जो है उनसे 6 लिस्टों में। 1 से 4 तक की जो लिस्ट है उसमें प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि साहब इनको हमें बचाना है, इनका शिकार नहीं करना है। अलग अलग में किसमें अगर आपने शिकार कर दिया, मार दिया, तो कितनी सजा होगी, उसका जिक्र अलग अलग में कर रखा है। और 5 और 6 जो है वो थोड़ी सी अलग है। तो 4 जो है वो बचाने से संबंधित है। तो शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है, शेड्यूल फर्स्ट तथा सेकंड का सेकंड पार्ट जो है, उसमें कुछ स्पीसीज दे रखी है और उनको कह रखा है कि इनका शिकार बिल्कुल नहीं करना है, पूरी तरह से इनको बचाना है। फिर भी अगर आप करते हो तो सजा होगी, ज्यादा सजा होगी। यानी इसमें 3 साल से 7 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया पूरे में। तो ज्यादा 7 साल तक की सजाएं जो होगी वो शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड का जो पार्ट 2 है उसमें ये सजा होती है। तो कुल मिला के दंड जो मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। एक बात ये। अब इसमें कौन कौन से हैं, तो ये लॉयन टेल मकैक्यू है,
राइनोसेरस गैंडा है, ये हमारा गोंडावन राजस्थान वाला जो है वो है, ये दोनों पक्षी हैं। निकोबार मेगापोड है, नारकोंडम हॉर्नबिल है, ये है काला हिरण है। तो इनमें सजा जो है वो ज़्यादा होती है। ब्लैक बक को अगर मारते हैं तो ज़्यादा होती है। सलमान खान के ऊपर जो केस है वो ब्लैक बक का ही है, तो उसमें क्योंकि सजा ज़्यादा होती है। ये क्योंकि शेड्यूल फर्स्ट में आता है। शेड्यूल सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें जो है रिसस मंकी है, रिसस मकैक्यू, जंगली कुत्ता जो है ढोल जिसको बोलते हैं वो है, बंगाल पॉर्कुपाइन जो है रोडेंट है एक प्रकार का वो है, किंग कोबरा सांप है लेकिन सांप को आप मार नहीं सकते, ये मत समझना कि साहब ये जहरीला है इसको तो मार देते हैं, नहीं साहब नहीं मार सकते। फ्लाइंग स्क्वैरल है, हिमालयन वो बियर है। तो ये कुछ जो है शेड्यूल सेकंड में है। तो मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए हमें कि कौन शेड्यूल फर्स्ट में है, कौन शेड्यूल सेकंड में है। शेड्यूल थर्ड में जो दे रखी है उसमें और शेड्यूल फोर्थ जो है उन दोनों में भी बात वो की वो है कि अगर उनको आप हंटिंग करते हो तो सजा होगी, लेकिन फर्स्ट वाली जो शेड्यूल में है उनकी बजाय इसमें थोड़ी कम होती है। बस डिफरेंस जो है वो इतना ही है। तो दंड जो है तुलनात्मक रूप से कम है। थोड़ा सा कम है। ये जो है लक्कड़ बग्गा है, भारतीय हॉग हिरण है, नील गाय है, गोरल है, स्पंज है, बार्किंग डियर है, ये इसमें आते हैं थर्ड में। और फोर्थ में नेवला और गिद्ध जो है, मंगूज और वल्चर, तो ये फोर्थ शेड्यूल जो है उसमें आते हैं। तो ये अलग अलग शेड्यूल में बस इतना थोड़ा थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि किस शेड्यूल में कौन सा है। और मेन मेन एग्जाम्पल जो इसमें हमने ले लिए हैं, और इनमें सजा ज़्यादा किस में है और कम किस में है। 3 से 7 साल की सजा है, जुर्माना 25,000 तक का जुर्माना है। तो वो मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, जज पे डिपेंड करता है कि वो कितना सजा सुनाते हैं। 5वीं अनुसूची में उनका दे रखा है जिनका शिकार किया जा सकता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात यह है कि 5वीं सूची में वो है जिनको आप मार सकते हो। क्यों मार सकते हो? क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हो, हमारे खुद को नुकसान पहुंचाते हो, ऐसा हो तो उनको है कि इनको मारा जा सकता है। किसको मारा जा सकता है? तो सब चूहे को मार सकते हैं, कौवे को मार सकते हैं हम, और उड़ने वाली लोमड़ी यानी चमगादड़ जो है वो उसको हम मार सकते हैं। तो ये 4 हैं। चूहे में एक छोटा और एक जो बड़ा होता है, माइश और रैट जो है, वो कॉमन क्रो है, बैट जो है, चमगादड़ है, इन 4 को इसमें शामिल किया है कि इनको आप मार सकते हो, इनको मारोगे तो कोई सजा आपको नहीं होगी। शेड्यूल 6 जो है वो प्लांट से संबंधित है, और ऐसे प्लांट जिनको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, यानी जिनकी आप खेती नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो कि आप जो है लाके अपने खेत में बो दो, जंगलों में है ठीक है, वहां है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनको अपने खेत में लाके नहीं बो सकते, उनका आप संग्रहण नहीं कर सकते, उनका आप व्यापार नहीं कर सकते। तो इन सब को जो रोकता है, कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, ट्रेड, इन सब को रोकता है कि वो आप नहीं कर सकते, केवल उनका। यानी कुछ हिमालयन उस पहाड़ियों के अंदर है, साउथ की जो पहाड़ी हैं उन पहाड़ियों के अंदर कुछ ऐसी झाड़ियाँ होती है, वो होती है जिनका कई यूज हो सकते हैं, कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है या कई तरह, उन चीज़ों का कल्टीवेशन नहीं कर सकते। ये बात जो है वो पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट है, उनको जो दे रखा है इस शेड्यूल में दे रखा है। रेड वेंडा है, कुथ है, बेडोमस सीकड है, ब्लू वेंडा है, ये पीचर प्लांट जो है वो है, लेडीज स्लीपर ऑर्किड जो है ये है। तो ये कुछ वन्य पादप है, वनस्पतियां हैं जिनकी हम खेती नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात अगर कहें कि ऐसे प्लांट जो वनों में होते हैं लेकिन उनको हम खेती नहीं कर सकते। बाकी फर्नीचर के लिए लकड़ियां वाले पेड़ पौधे हम लगा सकते हैं, सागवान के पेड़ लगाओ, कोई वो नहीं है, फल फ्रूट वाले सारे लगाओ, तो वो लगा सकते हैं। लेकिन ये जो है ऐसे जिनकी हम खेती नहीं कर सकते, बस सीधी सीधी बात यही है कि वो पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन है कि आप खेती नहीं कर सकते, आप उनको संग्रहण कलेक्शन नहीं कर सकते, आप एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते उनका, और आप उनका बिजनेस नहीं कर सकते। तो वो जो नहीं कर सको तो उसको हम जो है वो इस सूची में रखा गया है। तो ये था आपका बायोडाइवर्सिटी से संबंधित सारी बातें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा उससे, और
मैंने मेरी तरफ से इस पूरे इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी, इन तीनों सेगमेंट में जो मुझे लग रहा था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सारी बातों को इसमें इंक्लूड मैंने कर लिया है। वैसे बहुत सारी बातें होती है दुनिया में, ज्ञान इतना सारा है कि हम इकट्ठा नहीं कर सकते पूरा का पूरा, और चूंकि हमें हमारे जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और उन बहुत सारे सब्जेक्टों में किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए, उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 24-25 क्लास जो है इसमें ये तीनों पोर्शन जो है ये पूरे कंप्लीट किए हैं। टेस्ट पेपर वगैरह जो होंगे उसमें आपके और भी जो कोई डाउट वगैरह हैं वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू।